आज हम अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत विषयक जो विचार उन्होंने प्रस्तुत किए हैं उसको समझेंगे। देखिए, अरस्तु ने काव्य या कला का मूल उद्गम अनुकरण ही माना है, किंतु अनुकरण के साथ साथ काव्य या कला सर्जक जब कला की सर्जना करता है तो उस समय कुछ और भी उसके भीतर मौजूद रहता है, क्योंकि अनुकरण में व्यक्ति को आनंद तो आता ही है, लेकिन जो अनुकरण होता है उस समय जो अनुकरण करता है उसके भीतर एक ऐसा विशिष्ट तत्व विद्यमान होता है, एक ऐसा वैशिष्ट्य उसमें समाहित होता है कि जो काव्य सर्जन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जहाँ अनुकृति के विषय में जब बात होती है या चर्चा होती है तो उस तत्व की या उस वैशिष्ट्य की उपस्थिति स्वतः ही आ खड़ी होती है। अरस्तु ने अनुकरण के संबंध में विचार व्यक्त करते हुए उसे प्रतिकृति या हूबहू नकल न मानकर उसे पुनः सृजन या पुनर्निर्माण माना है। मतलब हम उसको रीप्रोडक्शन कह सकते हैं, वो माना है कि भाई वो नकल नहीं होती है, उसका पुनर्निर्माण होता है कला का, वो अनुकरण नकल मात्र नहीं होती। इस संबंध में बूचर ने कहा है, उनकी मान्यता है, क्या कहते हैं वो देखो, कि अरस्तु ने जो अनुकरण का अर्थ प्रस्तुत किया है तो बूचर उसको व्याख्यायित करते हुए कहते हैं कि सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन कलाकृति मूल वस्तु का पुनरुत्पादन सांकेतिक उल्लेखित मात्र नहीं है। कलाकृति मूल वस्तु का पुनरुत्पादन जैसा वह होता है वैसा नहीं, वरन जैसा वह इंद्रियों को प्रतीत होता है वैसा करती है। कला का संवेदन तत्वग्राहिणी बुद्धि के प्रति नहीं, वरन भावुकता तथा मन की मूर्ति विधायिनी शक्ति के पास होता है। अर्थात वे कला या कविता को मानव जीवन के सर्वव्यापक तत्व की अभिव्यक्ति मानते हुए अनुकरण को एक रचनात्मक प्रक्रिया मानते हैं। मतलब अरस्तु एक रचनात्मक प्रक्रिया, नकल न मात्र नहीं है कि भाई किसी भी चीज़ की नकल मात्र प्रस्तुत कर दी, बल्कि उसके अंदर कुछ विशिष्ट डाल करके या स्वतः ही वो विशिष्ट या उसकी भीतर जो छिपी हुई प्रतिभा होती है कलाकार के भीतर, तो जब पुनर्सृजन जब होता है, जब अनुकरण को उन्होंने पुनर्सृजन कहा है तो उसको एक क्रिएटिव एक्शन वो मानते हैं, ये उन्होंने कहा है। दूसरी बात देखो, यहाँ उन्होंने कला को प्रकृति की अनुकृति स्वीकार किया। आर्ट इमिटेट्स नेचर, मतलब कला क्या होती है, प्रकृति की एक अनुकृति होती है, और उसको व्याख्यायित करते हुए तीन रूप उन्होंने बताए कि भौतिक शास्त्र में तो क्या होता है कि जो कला होती है वो प्रकृति की अनुकृति होती है। राजनीतिक विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने कला को प्रकृति के सादृश्य की अनुकृति स्वीकार किया है। और तीसरे संदर्भ में हम देखें काव्य शास्त्र में तो उन्होंने कला को मानवीय आंतरिक भावानुभूतियों और प्रवृत्तियों की अनुकृति स्वीकार किया है। मतलब अनुकरण तो है नकल, लेकिन उन्होंने नहीं माना कि वो अपनी भावानुभूतियों को अपनी प्रवृत्तियों को के साथ में जब प्रस्तुत करता है तो वो जो अनुकृति हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है वो विशिष्ट प्रकार की होती है, मतलब उसका पुनर्निर्माण होता है। काव्य शास्त्र में उन्होंने क्या कहा है कि कला को मानवीय आंतरिक भावानुभूतियों और प्रवृत्तियों की अनुकृति माना है उन्होंने। संक्षेप में इसको हम यूँ समझें, देखिए कि अरस्तु के अनुसार अनुकरण एक सृजनात्मक क्रिया है,
मतलब नकल मात्र नहीं है, बल्कि उसमें सृजनात्मकता का जो है वैशिष्ट्य पाया जाता है, एक गुण है वो हमारे समक्ष आता है। और उनकी क्या धारणा है कि अनुकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्रकृति के अनेक दोषों का निराकरण करके कला द्वारा उसकी अपूर्णता की पूर्ति की जाती है। मतलब जब अनुकरण किया जाता है तो उसमें थोड़ा बहुत कुछ कमी भी रह जाती है। तो इस प्रकार से मतलब अनुकरण जब किया जाता है तो जो पूर्व में जो कमियां रह गई हैं, तो अनुकरण के द्वारा मतलब रिक्रिएशन जब होता है, पुनर्सृजन जब होता है, पुनर्निर्माण जब होता है, तो थोड़ी बहुत जो कमियां होती हैं उन सबको जो है एक नया रूप और नए चिंतन के साथ प्रस्तुत किया जाता है और उसकी पूर्ति भी की जाती है। जो अपूर्णता उस समय रह जाती है तो वो अनुकरण के समय उसको पूर्ण कर लिया जाता है, ऐसा वो मानते हैं। मतलब कला द्वारा उसकी अपूर्णता की पूर्ति की जाती। जब अनुकरण किया जाता है तो उसमें जो रचनात्मकता या प्रतिभा का प्रयोग जब वो करते हैं, तो इस प्रकार से अरस्तु ने अनुकरण के सिद्धांत पे एक नया एक चिंतन प्रस्तुत किया और कला को प्रकृति का अनुकरण स्वीकार किया। मतलब जो कला होती है वो प्रकृति का अनुकरण होती है। अब प्रकृति क्या है, मतलब प्रकृति उन्होंने किसको माना है, तो इसको भी स्पष्ट यहाँ पे करना जरूरी है। तो प्रकृति का अनुकरण हम देखें कि प्रकृति वास्तव में क्या होती है, किसका अनुकरण वो होता है। तो अरस्तु कला को प्रकृति की अनुकरण मानते हैं। जो कला प्रस्तुति की जाती है तो वे प्रकृति का एक अनुकरण मानते हैं। वो कैसे कि प्रकृति से यहाँ पर अरस्तु का क्या तात्पर्य वो भी देखिए आप। सांसारिक और भौतिक स्थूल प्रकृति से नहीं, मतलब प्रकृति से तात्पर्य सांसारिक और स्थूल भौतिक जो चीज़ें हमें दिखाई देती है प्रकृति, उससे नहीं, वरन एक आंतरिक रूप से है, आंतरिक प्रकृति से है। कैसे, जिसमें क्या क्या आते हैं, क्रोध है, काम है, कल्पना है, ये सारी चीज़ें प्रकृति के अंतर्गत अरस्तु मानते हैं। अरस्तु ने काव्य को सौंदर्य की दृष्टि से देखा है। अपने अनुकरण सिद्धांत में उन्होंने इस बात को प्रस्तुत किया है कि अरस्तु ने काव्य को सौंदर्य की दृष्टि से देखा है। भावात्मक आनंद उसे बताया है। भावात्मक आनंद मतलब इमोशनल डिलाइट, भावनात्मक रूप से जो आनंद की अनुभूति है वो भावात्मक आनंद उन्होंने कहा है। और वो कहते हैं कि कविता सामान्यतः मानवीय प्रकृति की दो सहज प्रवृत्तियों से उद्भूत होती है, मतलब पैदा होती है। दो प्रकार की जो सामान्य प्रवृत्तियाँ, अब प्रवृत्तियाँ कौन सी वाली है कि जिसमें एक तो है अनुकरण और की प्रवृत्ति, कला का जो प्रवृत्ति का अनुकरण करती है, मतलब कला क्या करती है, अनुकरण के साथ में हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। अरस्तु की मान्यता है कि प्रकृति उस प्राकृतिक तत्व जिसे आदर्श रूप माना जाता है, जो हम देखते हैं, जो एक आइडियल हमारे सामने होता है, उसे प्राप्त करने में निरंतर सक्रिय रहती है, पर कई व्यवधानों के कारण वह उसे प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाती। तब क्या होता है, कलाकार जब अनुकरण करता है तो उन व्यवधानों को हटाकर प्रकृति की जो सक्रियता है, अर्थात विकास की जो प्रक्रिया है, उसका अनुसरण करके उसको पूर्णता प्रदान करता है। जैसा अभी पूर्व में मैंने बताया कि जो भी थोड़ा बहुत चीज़ें बाकी रह जाती है तो वो अनुकरण के माध्यम से, ऐसा अरस्तु कहते हैं कि उसको पूर्णता प्रदान हो जाती है। अरस्तु के अनुसार कलाकार वस्तु को ऐसा रूप प्रदान करते हैं जिससे उसके सार्वभौम मतलब यूनिवर्सल और आदर्श रूप का बोध हो सके। अतः अनुकरण एक क्या है, सर्जन प्रक्रिया है, निर्माण की प्रक्रिया है, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, नकल नहीं है। अब अनुकरण और सृजन प्रक्रिया के संबंध में देखो वो क्या कहते हैं कि कलाकार वस्तु को ऐसा रूप प्रदान करता है, आपने देखा है, हमने कई कलाकृतियाँ आप देखें जिसमें सर्वमान्य और आदर्श दोनों रूप स्पष्ट होते हैं। मतलब जो सर्वमान्य एक बात होती है उसको स्पष्ट हो सके, ये अरस्तु सर्जन मानते हैं। अरस्तु ने कविता में अनुकरण का वही अर्थ लिया या ग्रहण किया जो हम शिल्प मतलब टेक्निक या में मानते हैं। मतलब कविता के अंदर भी अनुकरण में वही टेक्निक को वो मानते हैं कि जो शिल्प में ली जाती है, कि जैसे कविता प्रभावशाली कैसे बने, जैसे शिल्प को प्रभावी बनाने के लिए कोई भी शैल्पिक जो सौंदर्य हमारे समक्ष आता है तो उसको जो जो चीज़ें काम में ली जाती हैं, जो टूल्स काम में ले जाते हैं, वो सब कविता के
ऊपर भी लागू होते हैं। तो अरस्तु के अनुसार सृजन प्रक्रिया जो होती है उसके 3 स्तर, मतलब किस प्रकार से अनुकरण और सृजन प्रक्रिया चलती है साथ में, उसमें 3 चीज़ें काम में ली जाती हैं। देखिए, जो वस्तुएं जैसी हैं उन्हें वैसा का वैसा ही हूबहू दिखा दिया जाए। दूसरा, जैसी वे लगती हैं या कही जाती हैं उन्हें वैसा दिखाया जाए। तीसरे स्तर पर जैसी वे होनी चाहिए उन्हें वैसा ही दिखाया जाए। इसमें पहला तो अनुकरण से संबंधित, पहला मतलब जो वस्तुएं जैसी हैं उन्हें वैसा ही दिखाया जाए, तो ये तो वो अनुकरण है। और शेष दो बातें इसमें स्पष्ट हुई हैं, जैसी वो लगती हैं या कही जाती है उन्हें वैसा दिखाया जाए, जैसी वे होनी चाहिए उन्हें वैसा ही दिखाया जाए। तो ये किस में आता है? ये सृजन की इसमें महत्ता प्रकट की गई है कि अरस्तु ने 3 स्तर की चर्चा इसलिए की क्योंकि वे अनुकरण और सृजन दोनों को आवश्यक मानते हैं। मतलब अनुकरण के साथ साथ सृजन जो प्रक्रिया है वो दोनों ज़रूरी है। अतः उनकी दृष्टि में कलाकार को वे मात्र अनुकरण करता नहीं वरन सर्जक भी मानते हैं। अरस्तु कहते हैं कि वो अनुकरण करता ही नहीं है बल्कि सर्जक भी है। वस्तुतः अनुकरण का अर्थ वे हूबहू नकल नहीं, मतलब मिमिक्री मात्र नहीं होता कि भाई किसी भी चीज़ की हम मिमिक्री करें या अनुकरण करें तो वो केवल अनुकरण नकल हो गई है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, बल्कि संवेदना, अनुभूति, कल्पना, आदर्श आदि के प्रयोग द्वारा अपूर्ण को उस समय पूर्ण बनाया जाता है। और काव्य मानव जीवन में सार्वभौम तत्व का अनुकरण करता है। व्यक्ति में जो सार्वभौम गुण हैं उनका उद्घाटन करता है अपनी प्रतिभा के द्वारा काव्य में। और अनुकरण वह तंत्र है जिसके द्वारा कवि अपनी कलात्मक अनुभूति की प्रेषणीय अभिव्यक्ति को अंतिम रूप प्रदान करता है, जो दूसरों तक पहुँचती है, संप्रेषित होती है, प्रभाव डालती है। अनुकरण के द्वारा कलाकार सार्वभौम को, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसे पहचान कर उसके सूक्ष्म तथा ऐन्द्रिक रूप में पुनर्रूप उसको उत्पादित करता है, पुनर्निर्माण करता है, पुनरुत्पादित करता है, मतलब उसको रूप प्रदान करता है पुनः। और कलाकृति कलाकार के मनोगत बिंब का क्या होती है? प्रतिफलन होती है। मतलब आदर्श रूप तो उसके सामने रहता है लेकिन कुछ कुछ कल्पना, उसके भीतर के मनोभाव, उन सबको भी वो उसमें शामिल करता है, तो वो सौंदर्य हमें नजर आता है। अरस्तु द्वारा यह भी कहा गया है कि वस्तु जगत के द्वारा कवि की संवेदना और कल्पना में जो रूप प्रस्तुत होता है कवि उसे भाषा रूप में प्रस्तुत करता है। मतलब जो कुछ भी उसकी संवेदना के स्तर पर, उसकी कल्पना के दायरे में जो कुछ भी आता है उसे वो किसके रूप में कवि उसे भाषा के साथ में प्रस्तुत करता है। पहले अनुसार ये पुनः प्रस्तुतिकरण का ही क्या होता है? अनुकरण है। पहले बताया जा चुका है इससे पूर्व कि काव्य 3 वस्तुओं में से किसी का भी अनुकरण कर सकता है। मतलब 3 प्रकार के स्तर, जैसे भी पूर्व में इसकी चर्चा हमने की है कि जैसी वे कही या समझी जाती हैं, जैसी वे होनी चाहिए, मतलब वस्तुएं जब उनका निर्माण होता है, पुनर्निर्माण जब होता है, और जैसी वे हैं, पहले तो जैसी वे हैं वस्तुएं वैसी की वैसी। दूसरा, जैसी वे कही या समझी जाती लोगों के द्वारा। तीसरा, जैसी वे होनी चाहिए। अतः यह स्पष्ट है कि अरस्तु काव्य का विषय प्रकृति के प्रतीयमान, संभाव्य और आदर्श रूप को मानते हैं। कि मतलब काव्य का जो विषय होता है वो प्रकृति के प्रतीयमान और संभाव्य और आदर्श रूप के अनुसार होना चाहिए। इस चित्रण में निश्चय ही कवि की कल्पना या भावना का योगदान होता है, वह नकल मात्र नहीं होता। मतलब उसमें कवि की भावना, उसके मनोभाव, उसकी कल्पना शक्ति सभी समाहित होती है, वो नकल मात्र नहीं होती। जब वो किसी चीज़ का पुनर्निर्माण करता है, पुनर्सर्जन करता है, तो ये अनुकरण का एक नकल मात्र नहीं होता है। प्रतीयमान एवं संभाव्य रूप में यदि वह भावना या कल्पना का आश्रय लेगा तो आदर्श रूप में कलाकार अपनी रुचि, इच्छा तथा आदर्श के अनुरूप चित्र प्रस्तुत करेगा, ऐसा होता है। मतलब यदि प्रतीयमान एवं संभाव्य जो रूप होता अगर वो प्रस्तुत करता है तो उसमें भावना और कल्पना का यदि वो सहारा लेता है या आश्रय लेता है
तो आदर्श रूप में कलाकार अपनी रुचि और इच्छा और आदर्श के अनुरूप चित्र प्रस्तुत करता है। इस प्रकार अनुकरण सिद्धांत अरस्तु का भावनात्मक व कल्पनात्मक अनुकरण को मानकर चलता है, प्रकृति की या वस्तु की शुद्ध प्रतिकृति को नहीं, मतलब नकल को नहीं। निष्कर्ष अगर हम देखें अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत का, तो यह है कि अनुकरण से अरस्तु का अभिप्राय भावनापूर्ण अनुकरण से था, यथार्थ प्रत्यंकन से नहीं। मतलब भावना के स्तर पर अनुकरण किया जाए, अपने मनोगत जो भाव हैं, मनोभाव हैं, इन सबको उसमें शामिल किया जाए अनुकरण के समय, तो प्रभावी होगा। यह अनुकरण सुंदर होगा, आनंद प्रदान करेगा, पाठक के मन को वास्तविकता के प्रति आश्वस्त करेगा, जो भी, और उसे आदर्श तत्व भी होगा। व्यष्टि से संबंधित होते हुए भी वह सार्वभौम और समष्टिगत सत्य का प्रतिपादन करेगा। यदि अनुकरण केवल नकल मात्र नहीं होता, बल्कि इसमें कलाकार अपने भावों को पिरो करके उसको बड़े सुंदर स्वरूप में प्रस्तुत करता है, यह है अनुकरण सिद्धांत है। और जो अरस्तु ने प्रस्तुत किया है उनके अनुसार ये केवल एक नकल नहीं मात्र नहीं होती, बल्कि कलाकार उस सृजन प्रक्रिया के अंतर्गत अपने वैशिष्ट्यों को डाल करके उस कला को उसका सृजन करके उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है, और उसमें जो सौंदर्य निखर करके आता है उसका जब हमसे साक्षात्कार होता है तो उसका प्रभाव दूर तक जाता है। तो ये अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, और उनके अनुसार काव्य या कला का मूल उद्गम अनुकरण है, क्योंकि व्यक्ति को अनुकरण में आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन अनुकरण के साथ साथ काव्य या कला सर्जन के समय कुछ और होता है, उसके भीतर कुछ अजीब विशिष्ट तत्व मौजूद रहता है। वो केवल उस समय अनुकर्ता ही नहीं होता, कुछ और भी होता है, और कला उस तत्व की देन होती है। और अनुकरण के साथ साथ काव्य सर्जन के समय उस तत्व की उपस्थिति भी पाई जाती है। इसलिए अरस्तु ने अनुकरण का तात्पर्य प्रतिकृति या हूबहू नकल न मानकर उसे पुनर्सर्जन या पुनर्निर्माण माना है।